दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी पीएम मोदी का खुलकर समर्थन करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। कि योगी की सरकार में शपथ ग्रहण समारोह को यादगार बनाने की है तैयारी, पीएम मोदी बनेंगे गवाह। जी हां दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में भाजपा ने बहुमत हासिल कर ली है और इसी के साथ 35 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया है। सूबे में दोबारा मुख्यमंत्री बनने वाले योगी आदित्यनाथ अपनी नई कैबिनेट में विधायकों को शामिल करने का फार्मूला भी लगभग तय कर चुके हैं। सबकी निगाहें अब शपथ ग्रहण पर हैं। तारीख का ऐलान होना अभी बाकी है, मगर इसे यादगार बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। उनके शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं। पार्टी के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी के 2024 के इलेक्शन की छाप यूपी सरकार के शपथ ग्रहण में दिखेगी। मंत्रिमंडल में जातीय और क्षेत्रीय समीकरण बैठाने की तैयारी की जा रही है। पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा भी इस भव्य कार्यक्रम में शामिल होंगे और इनके अलावा केंद्रीय कैबिनेट से लेकर बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इस भव्य एवं दिव्य शपथ ग्रहण समारोह को भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में आयोजित कराने की तैयारी की जा रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि बीजेपी ने बजाया चुनावी बिगुल, दीवार पर नारे और पोस्टिंग के साथ गुजरात चुनाव के अभियान की हो गई है शुरुआत। जी हां दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 साल के अंत में होने वाला है और इससे पहले गुजरात में चुनाव जीतने की हर संभव कोशिश की जा रही है। ऐसे में गुजरात भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष CR पाटिल ने रविवार को अहमदाबाद में एयरपोर्ट सर्कल के पास दीवार के नारे लिखने और दीवार पेंटिंग बनाने की पहल की है, जिससे आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के अभियान की शुरुआत हुई। पहले के हिस्से के रूप में पाटिल ने मोदी नु गुजरात और गुजरात न मोदी, यानी कि मोदी का गुजरात और गुजरात के मोदी का पोस्टर बना दिया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि उत्तर प्रदेश से फिर से आ रही है। सरकार योगी की टीम 2024 की यूपी में हो सकता है पर्यवेक्षक अमित शाह का रोल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें उत्तर प्रदेश में चुनाव के बाद अब सरकार गठन की जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दे दी गई है। बीजेपी ने अमित शाह और झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास को यूपी का पर्यवेक्षक नियुक्त किया है और ऐसे में अमित शाह सिर्फ विधायक दल के नेताओं का चुनाव ही नहीं बल्कि 2024 के सियासी पिच के लिए टीम योगी का भी गठन करने में अहम रोल अदा करेंगे। इसी के साथ यूपी में बीजेपी के सियासी वनवास को खत्म करने में अमित शाह की अहम भूमिका रही है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के कमल खिलाने का जिम्मा अमित शाह ने निभाया था, जिस पिच पर 2022 के चुनाव में मुख्यमंत्री योगी ने जबरदस्त तरीके से पारी खेली है और इसी का नतीजा है कि बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ इतिहास रचने में कामयाब रही। अमित शाह को 2024 के लिए सियासी जमीन तैयार करने के लिए जातीय और क्षेत्रीय समीकरण को देखते हुए टीम गठन करने का जिम्मा सौंपा गया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुंबई में मार्च में ही लू की चेतावनी, गाइडलाइन में जानिए क्या करें और क्या ना करें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मुंबई में भीषण गर्मी पड़ रही है। ठंड को गए हुए अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, लेकिन देश के कई राज्यों में अभी से सूरज ने आग बरसाना शुरू कर दिया है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में भीषण गर्मी पड़ने लगी है और मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए चेतावनी जारी की है। मार्च का महीना आधा भी नहीं गुजरा है कि अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि पालघर, ठाणे, मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिले में 16 मार्च तक लू चल सकती है। वहीं बीएमसी ने भीषण गर्मी की स्थिति के मद्देनजर आम नागरिकों से सुरक्षित रहने और शरीर में पानी की कमी ना होने देने तथा दोपहर में बाहर निकलने से बचने की अपील की है। बीएमसी ने कहा कि लू लगने से पीड़ित व्यक्ति को तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना के नए वेरिएंट ने चीन में मचाई तबाही, 3 दिन में 9 गुना बढ़े केस। भारत में इसको लेकर कितना खतरा, ये भी आपको बता दें दोस्तों कि भारत समेत पूरी दुनिया फिलहाल कोरोना वायरस के घटते केसों के चलते सुकून की सांस ले रही है। भारत में पिछले एक हफ्ते में कोरोना के मामले 2 वर्षों से सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं। हालांकि जहां एक तरफ भारत में कोरोना का प्रभाव घट रहा है, वहीं जिस देश से कोरोना वायरस का पहला केस आया था वहां लगातार
लगातार 2 साल तक नियंत्रण में रहने के बाद संक्रमण फिर सिर उठा रहा है। पिछले 3 दिनों की ही बात कर लें तो चीन में संक्रमितों की संख्या 9 गुना तक बढ़ चुकी है और चीन में कोरोना महामारी किस हद तक नियंत्रण में रही है, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि वुहान में पहली बार कोरोना का केस मिलने के बाद पूरे देश लॉकडाउन के दायरे में चला गया था और चीन में सबसे ज़्यादा 14,000 केस 12 फरवरी 2020 को सामने आए थे। हालांकि इसके बाद से बीच में कुछ दिन छोड़ दें तो चीन में कोरोना केस 200 के ऊपर तक नहीं जा पाए थे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत की मिसाइल से पाकिस्तान में बवाल, एयरफोर्स के डिप्टी चीफ और 2 मार्शल किए गए बर्खास्त। जहां दोस्तों बीते 9 मार्च को भारत की तरफ से गलती से चली मिसाइल पर पाकिस्तान में बवाल जारी है। भारत की मिसाइल से पाकिस्तान सहम गया है। पाकिस्तानी एयरफोर्स के डिप्टी चीफ और 2 मार्शल को बर्खास्त कर दिया गया है। पाकिस्तान के पूर्व हाई कमिश्नर ने कहा कि भारत हमारा कश्मीर हथिया लेगा। बता दें कि ये सब ऐसे वक्त हो रहा है जब पाकिस्तान का सियासी पारा भी बेहद गर्म है और इमरान सरकार के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होने वाली है। इस बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने मिसाइल का वक्त रहते पता न लगा पाने के आरोप में एयरफोर्स डिप्टी चीफ और 2 एयर मार्शल को बर्खास्त कर दिया है। बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पाकिस्तान की तरफ गलती से चले मिसाइल को लेकर सदन में उन्होंने बयान दिया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राष्ट्रपति बाइडेन का बड़ा ऐलान, यूक्रेन के शरणार्थियों को पनाह देगा अमेरिका। जी हां दोस्तों, यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध का आज 20वां दिन है और रूस के खिलाफ युद्ध की मार झेल रहा यूक्रेन को अब अमेरिका की तरफ से बड़ी राहत मिली है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऐलान किया है कि यूक्रेन को हथियार दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के मानवीय सहायता भी भेजी जाएगी और वहां के शरणार्थियों को अमेरिका में जगह दी जाएगी। इस बात की जानकारी उन्होंने ट्वीट करते हुए दी है। उन्होंने कहा कि हम सुनिश्चित करेंगे कि यूक्रेन के पास हमलावर रूसी सेना से बचाव के लिए हथियार हों और हम यूक्रेनी लोगों की जान बचाने के लिए पैसा, भोजन और सहायता भेजेंगे। हम यूक्रेन के शरणार्थियों का खुले दिल से स्वागत करेंगे। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि हम यूक्रेन में हिंसा से विस्थापित हुए लोगों की सहायता के लिए संयुक्त राष्ट्र और मानवीय संगठनों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने एक और ट्वीट में लिखा कि हम ये सुनिश्चित करने के लिए सहयोगियों और भागीदारियों के साथ करीबी सहयोग जारी रख रहे हैं कि यूक्रेन के लोग अपने राष्ट्र की रक्षा कर सकें। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर क्या चाहता है भारत, यूएनएससी में साफ किया अपना रुख। जी हां दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को अब 9 दिन हो चुके हैं और इस जंग से दुनिया के कई देश परेशान हैं और तमाम अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां युद्ध रोकने की कोशिश में जुटी हुई है। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के प्रतिनिधि ने युद्ध को लेकर भारत का रुख एक बार फिर दुनिया के सामने रखा है। साथ ही उन्होंने बताया कि भारत ने अब तक कितने नागरिकों को जंग झेल रहे यूक्रेन से बाहर निकाला। संयुक्त राष्ट्र में भारत के उपस्थायी प्रतिनिधि आर रविंद्र ने कहा कि भारत लगातार जंग को रोकने की बात कहता रहा है और उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ने भी तत्काल प्रभाव से दोनों देशों के बीच सीज फायर की अपील की और कहा था कि बातचीत के अलावा किसी भी अन्य तरीके से इस मुद्दे का हल नहीं निकाला जा सकता है। भारत के प्रतिनिधि ने कहा कि यूक्रेन में मानवीय हालात बिगड़ते जा रहे हैं और भारत ने अपने नागरिकों को वहां से निकलने का तत्काल कदम उठाया है। और आर रविंद्र ने बताया कि अब तक हमने 22,500 भारतीयों को सुरक्षित उनके घर पहुंचाया है और इस काम में मदद के लिए हम अपने सभी पार्टनर्स का आभार जताते हैं। बता दें कि भारत ने यूक्रेन में फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया था। इस मिशन के तहत भारतीयों की सुरक्षित उनको निकाल लिया गया है, जिनमें ज़्यादा मेडिकल की पढ़ाई करने का स्टूडेंट शामिल थे। केंद्र सरकार की ओर से भारतीयों की सुरक्षित निकासी के लिए पोलैंड जैसी पड़ोसी देशों में अपने मंत्रियों को भेजने का काम किया था ताकि नागरिकों को कोई दिक्कत ना हो सके। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी में टैक्स फ्री होते ही द कश्मीर फाइल्स की दीवानगी और बढ़ी, सोशल मीडिया में बहस हो गई तेज। जी हां दोस्तों, द कश्मीर फाइल्स को यूपी में टैक्स फ्री कर दिया गया है और इसके बाद तो इस फिल्म को देखने के लिए लोगों में और दीवानगी बढ़ गई है। इस फिल्म को विवेक अग्निहोत्री ने डायरेक्ट किया है और इसके कश्मीर से 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों के पलायन के दर्द की कहानी पर यह आधारित है। दोस्तों, इस फिल्म के रिलीज होने के बाद से ही इसे यूपी में टैक्स फ्री करने की मांग की जा रही थी। इसे देखकर लोगों का रुझान भी बड़ा दिलचस्प आ रहा है। सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर कई तरह के कमेंट किए जा रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी ये फिल्म देखी थी और इसकी जमकर तारीफ की थी। फिल्म देखने के बाद उन्होंने लोगों से इस फिल्म को देखने की अपील भी की थी। दोस्तों, जाने से पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक कर लें और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरूर दबा दें और अपने लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।